How are you, my dear aspirants of competitive exams? Welcome to KIC, Carvage Institute for Competitive Knowledge, just for your goal. We know you always been a full of spirit to crack exam. You know best source of knowledge is key to grand success. We hereby sharing an exam-oriented knowledge in an organized way. इसीलिए हमें ये यकीन है आप अपने टारगेट को कॉन्फिडेंटली अचीव करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए यही यकीन के साथ आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण है टॉपिक जो है ये एंशिएंट इंडिया पर है। सो माय डियर फ्रेंड्स, now today we are focusing on one of the important topic of ancient India, Buddhist places. प्लेसेस का, हिस्टोरिकल प्लेसेस का काफी महत्व होता है, बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि यही हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है इसी आधार पर हमें हिस्ट्री जो है उसका एनालिसिस करने को, उसका इंटरप्रिटेशन करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। हिस्टोरियन को ये सबसे बड़ा एविडेंस होता है, हिस्टोरिकल जो है एविडेंसेस के रूप में। See the Buddhist, all Buddhist culture in the history is being evolved through these places. The various places have their architectural marvel. They are called as a socio-economic reflection had been there in this called all these architectural marvels. Even it also being proven that how the socio-economic political condition was being there, what was a vision of rulers, and it might be also reflection of civilizational enrichment in the contemporary India. तो हमें ये भी पता चलता है कि तत्कालीन परिस्थितियों में समाज कैसा होगा, जनता कैसी होंगी, लोगों की सोच क्या होंगी, राजा कैसा होगा, राजा की सोच क्या होगी, किस ढंग से ये जो सिविलाइजेशन है ये बिल्डअप हुआ होगा, ये हमें पता चलता है। एंशिएंट फेज में बुद्धिस्ट प्लेसेस का महत्व इसलिए है कि ये जो फेज था, द पीरियड वाज बीइंग सीम्स टू बी कॉल्ड एज अ गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। गोल्डन पीरियड मींस ये नहीं होता कि वहां गोल्ड था, इट वाज अ क्लासिकल इरा भी कहते हैं। हमें सॉन्ग में भी मालूम है क्लासिकल सॉन्ग्स कहते हैं, बड़े मेलोडी होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, हर वक्त लुभावने होते हैं, बार बार सुनने के बाद भी हमें अच्छे लगते हैं। सेम इन द सेम वे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस, ये जो फेज था बुद्धिस्ट प्लेसेस जहाँ पे इवॉल्व हुए, एंशिएंट इंडिया का जो फेज था, यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक जो है एनरिचमेंट हो गया था, सोसाइटी डायनामिज्म में थी, डेमोक्रेसी अपनी चरम सीमा पर थी, लोग साथ में डिस्कोर्स करते थे, द होल सोसाइटी वाज इन अ डिस्कोर्स इंक्लूडिंग द किंग। किंग वाज ऑलमोस्ट ऑल किंग्स वे आर बीइंग बेनोवेलेंट, बड़े बेनोवेलेंट किंग होते हैं और साथ में विजनरी किंग होते हैं। इसका मतलब ये ध्यान में आता है कि तत्कालीन परिस्थितियां जो है वो तत्कालीन परिस्थितियों में हमारे समाज रचना या सामाजिक आर्थिक जड़न जो है, चेंज जो है, ये कैसे होगा। तो चलिए कुछ प्लेसेस जो है, कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस हम देख लेते हैं आज के ये टॉपिक में फोकस करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। देखिए बुद्धिस्ट प्लेसेस जो भी हम देखेंगे उसका आर्किटेक्चरल मार्वल देखेंगे, उसका जो कोर एरिया है वो उनके मॉन्यूमेंट्स जो है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स, तो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स के इर्द गिर्द ही दिखेगा आपको, यानी एक तो स्तूपा दिखेगा, चैत्य दिखेगा, विहारा दिखेगा। ये आर्किटेक्चरल जो मॉन्यूमेंट्स है इसके इर्द गिर्द ही हमें बुद्धिस्ट प्लेसेस देखने को मिलते हैं। तो देखिए पहले हम समझ लेते हैं मैप के कॉन्टेक्स्ट में कि ये जो 7 बुद्धिस्ट प्लेसेस है ये कौन से है। पहला हम देखेंगे, देखिए कन्नौज है। आप मार्क भी ध्यान में रखिए क्योंकि मैप इन जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं,
लोकेशंस पूछे जाते हैं। मैंने पिछले भी वक्त आपको बताया था। देखिए कन्नौज कहाँ पे, तो कन्नौज ये गंगा रिवर के पास है, यूपी में है ना। देखिए लोकेशन ध्यान में रखिए, है ना, स्टेट के साथ मैंने बताया आपको यहाँ पे। दूसरा जो है वो है कौसम्बी। इट वाज बीइंग ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ यमुना, साउथ वेस्ट इलाहाबाद, साउथ वेस्ट इलाहाबाद एरिया में वो है, वहां पे लोकेटेड है कौसम्बी। तीसरा हम इंपॉर्टेंट देखते हैं, तीसरा जो है बाहुबली पिक्चर आपने देखा होगा। बस बाहुबली में जो नाम है ना, माहिष्मती, बस माहिष्मती भी कोई काल्पनिक नहीं, तो रियलिज्म में था। तो ये नर्मदा के पास है, एमपी में है। एक एरिया, इट वाज नॉट एग्जैक्टली प्लेस, इट वाज ए एरिया, अपरांता एरिया है। ये एरिया जो है जहां लोकेशन दिखा है वहां से लेके तो आप यहां तक देख सकते हैं, यानी ये जो लोकेशन है ये दिया है, यहां से लेके ये पूरा जो है ये एरिया जो है, ये एरिया ये हम अपरांता कह सकते हैं। नॉर्थ कोकन से लेके अपना साउथ वेस्ट जो है इंडिया, ये एरिया में हम अपरांता ये एरिया देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट और एक है, वो है सन्नति, काफी कम नाम सुना गया है सन्नति। ये भीमा रिवर पर है, कर्नाटका में है। उसके ही बगल में, जस्ट बगल में, अराउंड 3 किलोमीटर्स अवे, सन्नति के बगल में हमें दिखता है कनगंगली। ये भी भीमा जो है बैंक रिवर बेसिन में आता है। उसके बाद आखिरी जो है वो है नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा जो है एक कृष्णा बेसिन में आता है, कृष्णा रिवर के बैंक पर आता है। देखिए सात जो है, सात प्लेसेस बड़े इंपॉर्टेंट है बुद्धिस्ट कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में। बुद्धिस्ट जो रिलीजन का इवॉल्व हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था, जो प्रचार प्रसार हुआ था, उसमें हमें ये देखने को मिलता है। देखिए एरिया देखने के बाद हमें ऐसा दिखता है कि बुद्धिज्म सारे इंडिया में ये जो है हर जगह उसका प्रचार प्रसार हुआ था, हर जगह वो गया था, नॉर्थ से लेके वेस्ट से लेके तो साउथ तक। आगे भी हम जब देखेंगे केव्स देखेंगे, बुद्धिस्ट केव्स देखेंगे, बुद्धिस्ट स्तूपास देखेंगे, तो हमें ये पता चलता कि पूरा इंडिया, ईस्ट इंडिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी एरिया जो है बुद्धिज्म में कवर होता है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे, अभी एक प्लेस आराम से देखेंगे, बड़े ध्यान से देखिए, पॉइंट टू पॉइंट देखिए, क्योंकि बड़ा प्रीलिम में जो है कटथ्रोट कंपटीशन है, यूपीएससी के प्रीलिम में, स्टेट सर्विसेज के प्रीलिम में बड़ा कटथ्रोट कंपटीशन है। एक एक क्वेश्चन बड़ा मायने रखता है, इसलिए आप जब भी जो भी चीज पढ़ेंगे वो बड़ा माइन्यूटली पढ़िए, विद प्रिसाइज एलिमेंट, छोटी छोटी चीजें पर ध्यान दीजिए, कम पढ़िए लेकिन बेहतरीन पढ़िए। तो हमें यहाँ पे वीडियो इसलिए बनाया कि आपका पिक्टोरल जो है, पिक्चर के साथ आपको अपील होती है, और पिक्चर का जो फोटोग्राफिक मेमोरी जो होती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है। तो यहाँ पे दोनों का ऑडियो विजुअल जो बोलते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिंग एलिमेंट में वर्क किया गया है। तो हम देखेंगे अभी सबसे पहला जो है एबीसीडी के सबसे पहला जो है हम देखेंगे इस, ये जो है ये अपरांता। अपरांता जो है, अपरांता और अपराजित का ये भी कहा जाता है। अपरांता द मीनिंग इज बीइंग वेस्टर्न बॉर्डर, तो इंडिया का वेस्टर्न बॉर्डर हम समझ सकते हैं, अफगानिस्तान तक चला गया था। इट इज बीइंग कंसीडर्ड एज अ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट माना जाता है। और इस पे एरिया जो आते हैं इन जनरल नॉर्थ कोकन से, मतलब गुजरात, कथियावार, कच्छ, सिंध, यहाँ से ऊपर ईस्ट बैंक का ये जो एक पट्टा है, मैंने आपको बताया था, ये एरिया है। यहाँ पे जो है वेस्टर्न घाट जो है, पर्टिकुलरली डेक्कन का एरिया टू सिंध, ये एरिया में काफी कुछ वर्क हुआ था। इन जनरल दो जो है एविडेंसेस पता चलते हैं कि भाई ये एरिया में बुद्धिज्म का कैसे प्रचार प्रसार हुआ था। सी आपको देखने को मिलता है एक नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ गौतमी पुत्रा सतकर्णी जो है, mentioned region as a bone of contention between the Chakkas and Satavahanas, दोनों में काफी लड़ाई हो गई थी ये कोकन एरिया कवर करने के लिए या वेस्टर्न एरिया कवर करने के लिए। एक जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है रुद्रादमन का, वहां पे मेंशन है कि
एक योना राजा मीन्स ग्रीक किंग. योना इज बीइंग अ वर्ड मेंशन्ड फॉर अ ग्रीक पीपल. ग्रीक से लेके योना ये रिलेशन है. तुषापा जो है राजा वॉज बीइंग रूलिंग, है ना, इन दिस एरिया. ये एरिया जो बताया है अपरांता एरिया में वो रूल करता था ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका. अशोका का जो राजकाल था तभी ये तुषापा भी वहां पे राज करता था. अकॉर्डिंग टू महावंशा, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल डेपुटेड योनाथेरा. योना मीन्स ग्रीक, थेरा मीन्स एल्डर. So deputed Yonathera Dharmarakshita by Ashoka to do missionary work in this region. ये रीजन में जो है ये धर्मरक्षिता, देखिए धर्मरक्षिता ये जो योनाथेरा यानी ग्रीक एल्डर है ना, इनको डिप्यूट किया था और इन्होंने वहां पे काफी कुछ काम किया, ऐसा काफी डॉक्यूमेंटेशन में देखने को मिलता है. What is meant by dharma rakshita? So dharma rakshita is literal meaning the protector of a religion. वहां पे ये रक्षिता जो है इन जनरल आज भी हम देखते हैं तो बंगाल साइड में वगैरह जो है ये साइड में रक्षिता ये कॉमन वर्ड है और रक्षिता मीन्स प्रोटेक्टर ऑफ रिलीजन ऐसा होता है. ये जो है ये एरिया जो है ये साउथ वेस्ट एरिया जो है ये एरिया के बारे में महावंशा और दीपवंशा इसमें भी लिखा गया है कि ये एरिया है एंड द एरिया वेर बीइंग डोमिनेटेड बाय द ग्रेको-बैक्टेरियन और इंडो ग्रीक किंगडम्स. इस टाइप के रहते थे. यानी अलेक्जेंडर आने के बाद अलेक्जेंडर ने यही काम किया था कि जहां जहां उसने लड़ाई से जीता था, जितनी एरिया जीता था वहां पे वो सिंपल वे से वो कल्चरल बॉन्ड बना देता था. कल्चरल बॉन्ड में वो जो है अपना एक आध जो मुखिया है, चीफ है, उसकी शादी एक लोकल जो है एक आध मुखिया के बेटी के साथ किसी के साथ शादी लगा देता था और उसको वहां पर राजपाट के लिए बिठा देता था. इसी वजह से ये होता था कि एक कल्चरल बॉन्ड बिल्डअप होता था. तो एक इंडियन पीपल और ग्रीक पीपल इसका जो है ये मिक्सिंग एरिया है. हमें जीनोटिपिकली ये मिक्सिंग एरिया दिखता है. ये एरिया जो है इसीलिए इसको ग्रेको-बैक्टेरिया या इंडो ग्रीक ये एरिया माना जाता है. अब ये एरिया में धर्मरक्षिता को अशोका ने बुद्ध के धम्म का प्रचार करने के लिए भेजा था. अब ये जो है धर्मरक्षिता was being having a command on the अग्गी खंडोपामा सुत्ता. एक खंडोपामा सुत्ता ये जो है ये कमांड थी. और ये जो मॉन्क है ये मॉन्क ने अराउंड कहते हैं कि ये जो वेस्टर्न एरिया है साउथ वेस्ट जो वेस्टर्न एरिया है नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, ये नॉर्थ वेस्टर्न एरिया को में अराउंड 37,000 पीपल converted to Buddhism and entered into the order. The entering of order is called as a pabajja. तो पबज्जा में यानी बुद्धिज्म में जो है कन्वर्शन करने का जो श्रेय है ये धर्मरक्षिता को जाता है. ऐसा भी मेंशन है कि धर्मरक्षिता जो है ये नागसेना जो है नागसेना के जो है गुरु थे. यानी नागसेना आपको मालूम है मिलिंद पाना में जो टीचर बेस्ट टीचर वन ऑफ द ग्रेट टीचर ऑफ द टाइम माना जाता है. कन्वर्शन बिटवीन द मिलिंदर जो इंडो ग्रीक जो था किंग और अपना नागसेना ये जो था इनका कन्वर्सेशन यानी मिलिंद पाना में लिखा गया है. तो हमें ये ध्यान में आता है कि हाउ ही वाज हैविंग अ ग्रेट फिलोसॉफिकल पर्सन. कितना ग्रेट फिलोसॉफिकल पर्सन होगा क्योंकि उसका स्टूडेंट भी उतने तोड़ का था कि उस जो है मेनेंदर को अपने पूरे आंसर्स पूरे सवाल दे सका और मेनेंदर को सेटिस्फाइड भी कर सका. तो अपरांत ये काफी इंपॉर्टेंट है. यहाँ से हमें दिखता है कि बाद में ये जो इंडो ग्रीक एरिया जो है यहाँ के लोग बुद्धिज्म को प्रीच भी करते थे. बहुत सारे बाद में हमें दिखता है कि प्रचार प्रसार जो है बुद्धिज्म का ये एरिया में जो है नॉर्थ वेस्ट एरिया में हुआ है. दूसरा हम इंपॉर्टेंट प्लेस
इंपॉर्टेंट प्लेस है कन्नौज, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है कन्नौज। ये कंसिस्टेंटली एंशियंट इंडिया से अप टू द मिडिवल इंडिया मीन्स बिफोर द एंटर ऑफ द मुगल तक इसका काफी इंपॉर्टेंस रहा है। इसका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ते गया है ना। तो कन्नौज के बारे में हम देखेंगे। द एंशियंट नेम ऑफ कन्नौज, एंशियंट नेम यदि हम देखेंगे कन्नौज का तो हमें ये दिखता है कन्या खुब्जा, ऐसा कहते हैं। अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर में इसका वर्ड जो है लिखा गया है कन्ना कुचा। जो है ये जो कनौज है ये बड़ा जियो पॉलिटिकल बड़ा इंपॉर्टेंस था इसका, जियो इकोनॉमिक भी इंपॉर्टेंस था। इन द एंशिएंट इंडिया इट हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये ट्रेड रूट पर था, मथुरा से वाराणसी और राजगीर ये एरिया में जाते वक्त इसका इंपॉर्टेंस बढ़ा था। तो ऑब्वियसली ट्रेड रूट का एक यदि इंपॉर्टेंट सेंटर है तो उसका महत्व अपने आप बढ़ जाता है। इसका बाद में जो है नाम महोदय महोदया ऐसा भी था। मीर भोजा था, मीर भोजा, गुजारा प्रतिहारा, रेहू रेंग इन द 9th सेंचुरी एडी, उस वक्त महोदया ये नाम भी जाना जाता है। आज के दौर में जो है इसका नाम कनौज यही कहा जाता है। In ancient India, it was a capital during the Maukhari dynasty, and Harsha made its own capital. Harsha जो है इसने अपना जब किंगडम बिल्डअप किया तो उसने अपना एक कैपिटल बिल्डअप किया। What is importance also? Then after Harsha हमें ये दिखता है कि ये एरिया पाने के लिए काफी संघर्ष हुआ था। There was called as a war triangle. कन्नौज का एक वॉर ट्रायंगल बन गया था, है ना। वॉर ट्रायंगल, ट्रायंगल समझ सकते हैं आप, है ना। हम काफी कुछ आजकल के दौर में या पहले के पिक्चर में हमने अलग टाइप का ट्रायंगल देखा था। खैर ये चर्चा यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है वो ट्रायंगल की, या हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जो है जियोपॉलिटिकल एंगल से ट्रायंगल देख रहे हैं। तो कन्नौज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट था। आफ्टर हर्षा यहाँ पे कुछ फेज के बाद एक साइड में गुजारा प्रतिहारा, ये देखिए आपको देखने को मिल जाएगा गुजारा प्रतिहारा, ये है। और नीचे से जो है राष्ट्रकूटास और ईस्टर्न साइड से पालास, तीनों पावरफुल थे, पावरफुल ऑफ द टाइम, और तीनों का संघर्ष होता था क्योंकि कन्नौज ये बड़ा पॉइंट पर था, जो पॉलिटिकल लेवल पर उसका इंपॉर्टेंस था। यहाँ से ट्रेड रूट्स वगैरह होते थे, नॉर्थ एक्सेस करना बड़ा आसान था, और जो चाहता था कि नॉर्थ पर राज करे उसको हर एक को कन्नौज चाहिए था। तो इसी वजह से कन्नौज का काफी इंपॉर्टेंस है। मुगल के पहले तक ये रहा, मुगल के बाद सेंटर ऑफ पावर चेंज हो गया है। चलो इस वक्त ये जो है ये कन्नौज में दो चाइनीज ट्रैवलर्स थे, पॉपुलर ट्रैवल्स, आपको मालूम है इसके पहले भी चर्चा हुई थी। ज़ुआंगज़ैंग भी बोलते हैं या फाइन फैक्सियन, ये दोनों ट्रैवलर्स आए थे। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इनका बड़ा इंपॉर्टेंस है। इन्होंने एक डॉक्यूमेंटेशन लिखा है। तो यहाँ पे कन्नौज इवॉल्व हुआ था एज अ बुद्धिस्ट सेंटर। देखिए ज़ुआंगज़ैंग के बारे में देखेंगे पहले कि ही वाज केम इनटू द 7th सेंचुरी एडी, फैक्सियन के बाद आया था। और हर्षा जब थे, he was being visited during the reign of हर्षा। हर्षा जब थे तब आया था। हर्षा was being belong to the वर्धन और पुष्यभूति डिनेस्टी। he described कन्नौज, कन्नौज को काफी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया। देखिए कैसा है कि he was called as it was a city of flowers ना, having a city was much more big enough, much more prosperous, and he returned documented that there were too much monasteries built up by the हर्षा। बोलता था कि 100 फीट के स्तूपा वगैरह हर्षा ने बना दिया है। आज तो देखने को नहीं मिलता क्योंकि हो सकता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले नहीं होंगे, या उसका एक्सकैवेशन प्रॉपर वे से, या चेंजेस होते, लेयर्स हिस्टोरिकल लेवल पर चेंज होते रहते हैं। एक ऐसा भी बोलते हैं कि ज़ुआंगज़ैंग ने लिखा है कि हर्षा जो है ये एक रिलीजियस फेस्टिवल मनाता था 21 दिन का, 21 days, and he himself was being participated।
परफॉर्म डेली रिचुअल्स, है ना, बिफोर अ लाइफ साइज गोल्डन स्टैचू ऑफ बुद्धा। अभी तो कहीं मिला नहीं है गोल्डन स्टैचू ऑफ लाइफ साइज, लेकिन इससे क्या देखने को मिलता है कि हर्षा वाज सीम्स टू बी फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, है ना, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हर्षा वाज एक्चुअली हिमसेल्फ वाज अ शैवाइट। हर्षा जो है शिव धर्म को मानने वाला था, शिवा को मानने वाले थे। और देखिए हर्षा दो वाज अ शैवाइट, he was following all rituals of Buddhism. It connotes that the king was much more liberal, है ना? He was actually seems to be eclectic enough. Eclectic means कि सभी धर्मों को, कोई धर्म का धिक्कार या ऐसा ऐसा नहीं है। जो धर्मों को मानता था वही धर्म का कट्टरतावाद, ऐसा नहीं है। सभी धर्मों को समान, है ना? He was being giving opportunity and following all religious practices. इसी वजह से ही ये राजे जो है इतने बड़े बन पाए हैं, क्योंकि काफी उदारमतवादी राजे हुआ करते थे। एक देखिए यहाँ पे ज़ुआंगज़ांग ने और एक मेंशन किया है। देखिए ये 21 दिन का जो है, हम यहाँ पे देखेंगे ये 21 दिन के प्रोसेशन में। देखिए यहाँ पे एक पेंटिंग है, इट वाज बीइंग मेड बाय सम आर्टिस्ट। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये जो है किंग, ही शी इज अ किंग, है ना। यहाँ पे हम देखेंगे ये जो है डिपिक्टेड एज अ हर्षा, और ये कहते हैं कि गोल्डन जो है, गोल्डन आइडल या गोल्डन स्टैचू ऑफ बुद्धा, ये गोल्डन स्टैचू ऑफ बुद्धा खुद हर्षा जो है वो प्रोसेशन में हमें देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ से देखने को मिलता है हर्षा वाज अ शाइवाइट, उसके बावजूद भी वो बुद्धिस्ट जो एलिमेंट है, बुद्धिस्ट जो रिचुअल्स है उसको फॉलो करता था। ज़ुआंगज़ांग तो ये भी लिखता है कि हर्षा ने तो एक फतवा निकाला था, डिक्री निकाल दी थी, एक ऑर्डर निकाला था कि भाई यहाँ पे कोई भी खाना खाने के लिए मीन्स मीट के लिए कोई स्लॉटर नहीं होगा, यानी वेजिटेरियन हो जाए। देखिए क्यों, तो इट वाज जस्ट गिविंग सैल्यूट टू द बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा था शायद हर्षा। साथ में देखिए जहां जहां बुद्धा गए थे, क्योंकि कन्नौज में बुद्धा काफी बार गए थे, तो जहां जहां बुद्धा गए थे वहां वहां हर्षा ने मॉनेस्टरी बनाई, ऐसा भी ज़ुआंगज़ांग ने लिखा है। साथ में देखिए फैक्सेन क्या लिखता है, वो कहते हैं कि भाई ही डिस्क्राइब्ड देयर वर टू ग्रेट मोनेस्टरीज, बड़ी मोनेस्टरीज थी, एंड बोथ वर फॉलोइंग द हिनायना बुद्धिज्म। यानी क्या देखने को मिलता है कि कन्नौज माइट बी वन ऑफ द पॉपुलर सेंटर ऑफ बुद्धिज्म सिंस द एंशिएंट टाइम, है ना, काफी पॉपुलर हुआ होगा। यानी देखिए हर्षा का यहाँ पे हम पोर्ट्रेट देखते हैं, हर्षा इज बीइंग देयर, यानी हमें दिखता है कि कन्नौज काफी इंपॉर्टेंट ये प्लेस था। धीरे धीरे बाद में कन्नौज का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस कम हो देगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्लेस, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये भी बुद्धिस्ट जो है कल्चर में काफी महत्व रखता है। यहाँ पे बुद्धा फुटप्रिंट गिरे हुए हैं, ये ध्यान में आते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है बुद्धा जो है यहाँ पे देखो अशोकन पिलर भी हमें यहाँ पे मिलता है, अशोका पिलर है। सो कोसंबी वॉज मेंशन्ड इन द संयुक्त निकाया, एक बुद्धिस्ट निकाया है, सुत्त पिटिका में 5 निकाया है, 5 निकाय में से जो थर्ड है संयुक्त निकाया, यहाँ पे कौसंबी का नाम जो है लिखा गया है। इसका जो ये है टाउन प्लान है, टाउन प्लान वाज बीइंग ट्रेपेजियम, कौसंबी का टाउन प्लान जो है ट्रेपेजियम है, अ टिपिकल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक समलंब चौकन जो होता है, समलंब चौकन जो होता है उस टाइप का ये बनाया है ना। ये जो है यहाँ पे वत्सा का क्या किंगडम रहा है। बुद्धा के वक्त जो है परंतपा ये जो है राजा था, परंतपा के बाद उदना उसका बेटा जो है उदयना वो राजा बना है।
बुद्धा ने यहाँ पे अराउंड 7 रेनी सीजन्स निकाले, यानी 9 रेनी सीजन निकाले, यानी 9 साल निकाले हैं. And whenever he came in Kosambi, he used to stay in a Simsapavana, है ना. ये वना है, यानी एक फॉरेस्ट है, छोटा फॉरेस्ट एरिया. वहां पे इन जनरल कोसंबी में बुद्धा रुका करते थे. अकॉर्डिंग टू Banzan, Buddha was preached here, and 2 viharas were built up to commemorate the event. 2 विहारा यहाँ पे बनाए गए हैं. फाइहेन पे यहाँ पे उन्होंने भी विजिट किया था, ऐसा ध्यान में आता है. देखिए, ये जो है यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया था कौसंबी में. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म के वक्त का जो एविडेंस है बुद्धा के वक्त का. इससे हमें ये तत्कालीन जो है संघ की अपने आइडिया एक्टिविटीज क्या थी, प्रिंसिपल्स क्या थे, उस वक्त की तत्कालीन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसे होंगी, ये इससे हमें इंटरप्रिटेटिव समझ में आता है. देखिए क्या हो गया था कौसंबी में जो है, एक बार 2 ग्रुप मॉन्ग के जो है बुद्ध संघा के 2 मॉन्ग के ग्रुप में झगड़ा हो गया था. कुछ कारणवश झगड़ा इतना भयानक हो गया था कि 2 ग्रुप बन गए थे. देयर वर 2 schism formed, great schism was being there. Buddha tried to convince both the parties, है ना, but when बड़ा मुश्किल हो गया था. बुद्धा को ऐसा लगा अभी ये समझना मुश्किल है, ये तो समझेंगे नहीं. And then he just retired alone in the Parilaka forest. बुद्धा ये सब छोड़ के चले गए, अकेले चले गए. अकेले चले जाने के बाद बुद्धा आए नहीं वापस. वहां से सीधा फिर कौसंबी से वो फॉरेस्ट में जो परिलेक का फॉरेस्ट है, परिलेक का फॉरेस्ट से लेके वो सीधा सारनाथ चले गए. अब ये जो फेज था, ये फेज में दोनों ग्रुप को क्या लगा क्या मालूम नहीं. कुछ प्रेशर होगा, कुछ कन्विंस किया होगा किसी ने, 2 ग्रुप को समझा होगा कि ये झगड़ा फसाद तो गलत है भाई, चलो ये छोड़ दे. और बुद्धा भी चले गए, अपने जो है ग्रेट गुरु चले गए, कैसा करेंगे ये करके फिर वो सुलह हो गई दोनों में. दोनों ग्रुप में सुलह हो गए और दोनों फिर सारनाथ बुद्धा को मिलने गए और बुद्धा को बोले कि यार अब पार्डन, हमें माफ कर दो. बुद्धा ने बाद में माफ कर दिया. क्या देखने को मिलता है, व्हाट इट कनोट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट जो है इवेंट है. ये कनोट होता है कंटेम्पररी सोशो इकोनॉमिक जो है ऑर्गेनाइजेशनल जो प्रिंसिपल है कैसे एस्टेब्लिश है. It first of all, it connotes that there was no hero worship. And Buddha's image was larger than life. Buddha might be behave like an authoritarian. इस वक्त यदि हो सकता है चलो गेट आउट भी, चलो निकल जाओ, दोनों ग्रुप निकल सकता था, है ना, क्योंकि बुद्धा के अलावा कौन ये लीडर था, ऐसा कोई लीडर टेक ओवर करने वाला नहीं था. फिर भी बुद्धा, है ना, ट्राई टू रिकनसाइल, ये छुड़ाने की, झगड़ा फसाद छुड़ाने की कोशिश की. साथ में दूसरा क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था. बुद्धा ने कन्विंस किया, इसका मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था. बुद्धा ने कोई डिक्टेटरशिप यूज नहीं की. साथ में ये भी दिखता है हाउ टू रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम. देखो बुद्धा हमें यहाँ समझाता है, आज के तत्कालीन परिस्थितियों में हमें ये सीखना चाहिए ये इवेंट से. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के पॉलिटिकल जो क्राइसिस है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस है. इसमें क्या देखते हैं कि हम तो अभी वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, जब भी झगड़ा होता है तो कुछ ना कुछ व्हाट्सएप पर भेजते रहते हैं, है ना, और जस्ट अननेसेसरी रिस्पॉन्डिंग रादर देन रिस्पॉन्डिंग रिएक्टिंग अननेसेसरी, और उसी वजह से वो बढ़ते रहता है. वी आर सीइंग देयर इज अ chaos, है ना. आज की कंडीशन में हम बड़े अनार्किक कंडीशन में चले गए. उस वक्त देखिए ये क्या बताता है कि लीडर कैसा होना चाहिए. लीडर जो है इसका बेनेवोलेंसी होनी चाहिए, रिकंसाइल एटीट्यूड होना चाहिए, कन्विंसिंग एटीट्यूड होना चाहिए. नहीं होता है तो कुछ वक्त के लिए वो समय पर छोड़ देना चाहिए, अपने आप वो उसका सॉल्यूशन मिल सकता है. और अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए अपने फॉलोअर्स को कि वो कैसे ही खुद होके अपना इश्यूज रिजॉल्व करें, है ना. यहाँ पे ये बुद्धा ने कभी पूछा नहीं, तुमने तो पूछा नहीं मुझे कि तुमने कैसे सॉल्व किया, है ना. मैंने मुझे बिना पूछा है आपने कैसे अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया. तो ये
आज के तत्कालीन कंटेम्पररी सिचुएशन और आज के करंट सिचुएशन, इसको लेके हमें ये इवेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ एनालिटिकल पूछे जाते हैं, जिसमें ऐसा करंट कॉन्टेक्स्ट में जो है अर्बनाइजेशन के इश्यूज हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में थोड़े से सॉल्यूशन पूछने की कोशिश किया। तो आजकल क्वेश्चंस बड़े इंटरप्रिटेटिव आ रहे हैं, अप्लाइड फॉर्म के आ रहे हैं, तो इसी वजह से ये इवेंट मैंने आपको यहाँ बताया। ये इसका एप्लीकेशन आप फोर्थ पेपर में भी कर सकते हैं। जिस ढंग से बुद्धा थे उस ढंग से यहाँ पे आनंदा का भी काफी इंपॉर्टेंस रहा है ना। आनंदा रिच हियर इन उदयना पार्क और कॉल्ड एज अ उदयना, है ना, वुमन ऑफ उदयना पैलेस। उदयना पैलेस, उदयना वाज अ किंग, है ना। उसके बाद जो है पराताना के बाद उदयना बन गया था, उसका सन जो था वो किंग बन गया था, और वहां की वुमेन्स को भी प्रीचिंग किया था आनंदा ने। सी द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, कोई भेदभाव नहीं, जेंडर डिस्पैरिटी, सॉरी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता। और एक साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसलिए है कि जो फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में 10 जो लोग थे, द 10 प्रिंसिपल डिसाइपल्स ऑफ द बुद्धा, बुद्धा के वक्त जस्ट बुद्धा के डेथ के बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है 10 प्रिंसिपल जो डिसाइपल है उसमें से एक जो है वो था कथायाना और महाकथायाना, पाली में उसे कथाना कहते हैं। he was living there, he was living in the woodland near Kosambi just after holding the first Buddhist council। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो मिलता है कि बुद्धा जो है उसका जो है वर्क जो है ये एरिया में काफी इंपॉर्टेंट था। साथ में वहां के जो कौसम्बी के जो रिच पीपल थे, मर्चेंट्स थे, उन्होंने 4 मॉनेस्टरीज बनाई है। एक है हमें मॉनेस्टरी देखने को मिलते हैं घोषित रामा, दूसरी है कुकुट रामा, तीसरे पावरिका और चौथी है बदारिकामा रामा। ये जो है ये मॉनेस्टरीज बनाई देखने को मिलते हैं, बड़ी मॉनेस्टरीज थी, यानी वहां पे संघ का काफी वर्क हुआ होगा। देखिए ये घोषित रामा मॉनेस्टरी का कुछ रिमेन्स है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है, काफी बड़े दिखते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि चैरिटी जबरदस्त होती होंगी, बहुत बड़े पैमाने पर चैरिटी होती होगी। इससे यह भी पता चलता है कि कंटेम्पररी सिचुएशन में बुद्धिज्म की छाप काफी थी। साथ में बुद्धिज्म की वजह से, बिकॉज इट वाज बीइंग वन ऑफ द ग्रेट सेक्ट अमंग्स द हेटेरोडॉक्सिज्म, तो हेटेरोडॉक्स जो है ये इसी वजह से जो है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन काफी बदलने में मदद हुई। रिचुअलिज्म खत्म हुआ, डोगमेटिज्म खत्म हुआ, ऑर्थोडॉक्सी खत्म हुई, सैक्रिफाइसेस खत्म हुए, लोग अपना जो धंधा पानी अच्छे कर सके, तो लोगों का जो है लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ गया। जैसा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया वैसे ही उसकी जो है रिफ्लेक्शन हमें उस वक्त के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से देखने को मिलती है। क्योंकि जैसे ही लोग रिच होते हैं, बड़े रैशनल बनते हैं, ह्यूमनिस्टिक बनते हैं, तो अपने आप वो वेलफेयरिस्ट बनते हैं और चैरिटी अपने आप होती है। तो ये चैरिटी का प्रतीक आपको कौसम्बी में देखने को मिलता है। चलिए इसके बाद हम देखा है बाहुबली में मार्वलस प्लेसेस हमने देखे हैं, है ना, काफी लुभावना पिक्चर था। ऐसा ही एक जो है रियलिस्टिक जो है माहिष्मती, रियलिस्टिक माहिष्मती थी, शायद एंशिएंट इंडिया में काफी फ्लोरिश्ड सिटी रही होंगी, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस भी हमको जो है जियो इकोनॉमिक लेवल पर देखने को मिलता है। जियो पॉलिटिकल थोड़ा बहुत था, लेकिन जियो इकोनॉमिक लेवल पर हमें ये देखने को मिलता है। Ancient city considered as ancient city on the bank of Narmada, west of Nimar district of MP। थोड़े एग्जैक्ट पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं अभी, एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में काफी कुछ कंफ्यूजन है माहिष्मती के बारे में। कहीं डॉक्यूमेंटेशन में लिखा गया है कि मंडला इज नथिंग बट द माहिष्मती, है ना, मंडला को ही माहिष्मती कहते हैं। कहीं डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा लिखा गया है कि माहिष्मती वाज अ सम प्लेस इन अ कर्नाटका, कर्नाटका में कहीं है, लेकिन कर्नाटका में जो रिवर का नाम लिखा है दैट इज रिलेटेड विद नर्मदा। सो नर्मदा की जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम ही वही लिखा है, तो इस वजह से
अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन इन जनरल जो है ये एंशियंट सिटी ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा माना जाता है। इसका जिक्र जो है ना, ये पुराणास में है, रामायण और महाभारत में भी यहाँ का जिक्र आया है ना। और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि इट सीम्स टू बी फ्लोरिश्ड इन द एंशिएंट इंडिया बिकॉज देयर इज अ रेफरेंस अबाउट इट, है ना, ऑन द परमारा इंस्क्रिप्शन ऑफ द गुजरात। गुजरात का परमारा इंस्क्रिप्शन जो है उस पर इसका ये जो है कुछ मेंशन किया देखने को मिलता है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट है कि संची के इंस्क्रिप्शन पर भी यहाँ पे लिखा गया कि रेसिडेंट्स ऑफ महिष्मती वेयर टेकिंग द पिलग्रिमेज टू सांची एंड गिविंग अ मच मोर चैरिटी। तो ये दो जो रेफरेंस है इससे पता चलता है महिष्मती कुछ वहां प्लेस था। हु वाज अ फाउंडर? तो दो सोर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक हरिवंशा के अनुसार महिष्मंत ये जो था ये फाउंडर था। दूसरा पुराना के हिसाब से मुचकुंदा who was the ancestor of Rama, Muchkunda was a founder, but it was being these two sources were mythological sources. पाली टेक्स्ट में जो है इसका जो पॉलिटिकल एनालिसिस हमें देखने को मिलता है, जो पॉलिटिकल एंगल देखने को मिलता है, अंगुत्तर निकाय में लिखा है कि उज्जैन वाज द कैपिटल ऑफ अवंती। हम भी जानते हैं उज्जैन वाज द कैपिटल ऑफ अवंती, अवंती का कैपिटल जो था उज्जैन था। बट एज पर द दिग्ध निकाय एंड महाकोविंद सुत्ता, महिष्मती वाज बीइंग अ कैपिटल ऑफ अवंती। दोनों में लिखा गया है दिग्ध निकाय में। तो इससे ये थोड़ा पता चलता है कि शायद फॉर सम ब्रीफ पीरियड महिष्मती माइट बी कैपिटल ऑफ अवंती बिकॉज Ujjain is on the north of the Vindhya and Mahishmati is on the south of the Vindhya. तो विंध्या जो है बैरियर हो सकता है, तो हो सकता है कि साउथ के तरफ जो है महिष्मती के राजा को कुछ एक्टिविटीज करनी होंगी। हम ये हिस्ट्री में देखते हैं कि जब भी कोई राजा को अपना एक्सपेंशन करना होता है तो एक अपना मेन सेंटर या सब सेंटर कहीं और ओपन कर लेता है और वहां से वो अपनी जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज, मिलिट्री एक्टिविटीज करते रहता है। तो हो सकता है फॉर द ब्रीफ पीरियड महिष्मती माइट बी अ कैपिटल ऑफ अवंती, क्योंकि ये रेफरेंस है, हम नकार नहीं सकते। इट वाज, इफ वी सी द जो इकोनॉमिक एंगल, तो इट वाज वन ऑफ द मेन सेंटर ऑन अ हाईवे फ्रॉम उज्जैन टू प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान है ना आज का पैठन जो है नियर टू औरंगाबाद, है ना, काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है पैठन महाराष्ट्र में। तो ये जो रूट है ये रूट पर था। देयर इज सम डिस्क्रिप्शन, लिखा है कि when the monks were being moving from Ujjain to Pratishthan, they see the sunrise in Mahishmati. Mahishmati में वो यानी रात में जर्नी करते हैं तो सवेरे वहां पे पहुंच जाते हैं, ऐसा कहते हैं कि यानी मिड पॉइंट कहीं तो बेटा रुकने का एक स्थान हो सकता है। यानी इससे हमें क्या नजर आता है? तो इससे ये देखने को मिलता है महिष्मती माइट बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेस ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम एंड इट वाज बीइंग हैविंग सम कंट्रीब्यूशन इन द बुद्धिस्ट कल्चर। ये हमें देखते हैं। अभी हम देखेंगे एक काफी इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकली कल्चरली इंडिया का साउथ का पूरा जो कल्चरल जो है फ्रेमवर्क, पूरी कल्चरल फ्रेमवर्क चेंज करने में इसका काफी इंपॉर्टेंस रहा है ये प्लेस का। नागार्जुन कोंडा जो है ये प्लेस है, अर्लियर नोन एज अ विजयपुरी। विजयपुरी एक्चुअली उसका ओरिजिनल नाम था। ये जो इसका कोई नागार्जुना नागार्जुन कोंडा ऐसा बहुत बार बोलते कि कोई लेना देना नहीं है ना। लेकिन नागार्जुना वॉज बिंग देयर, काफी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल जो है फेज रहा है ये। नाउ द साइट इज बिंग सबमर्ज्ड अंडर द डैम। ये नागार्जुना सागर डैम के पास है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में। अभी ये काफी साइट जो है ये डैम के अंदर में चली गई है। इस दरमियान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ बचाए है ना, कुछ जो है एविडेंसेस या जो रिमेन्स है वो बचाए हैं। एंड देयरफॉर इन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाज गाइडबुक में एक लिखा गया है, इट्स कॉल्ड एज अ आर्कियोलॉजिकल ट्रेजेडी। इसलिए कि
यहाँ का काफी कुछ जो था, जो कल्चरल हिस्ट्री को अनरेवल कर सकता था, वो सब चला गया है. सो देयरफॉर इट्स कॉल्ड एज अ प्लेस ऑफ ट्रेजेडी. ये बड़ा ट्रेजेडी एलिमेंट हमें देखने को मिलता है. सरस्वती जो है, AR सरस्वती was discovered it. नागार्जुना was belong to this area. बड़ा इंपॉर्टेंट है नागार्जुना के कॉन्टेक्स्ट में. देखिए नागार्जुना यहाँ पे आप देख रहे हैं. व्हाट इज मीन बाय द नागार्जुना, एक ब्रीफिंग में हम देख लेते हैं. पहले तो हम ये देख लेते हैं. देखिए नागार्जुन कोंडा जो है, ये नागार्जुन कोंडा ऐसा ही एक जो है हम केव्स में देखेंगे, जब बुद्धिस्ट केव्स देखेंगे. देयर इज अ वन प्लेस कॉल्ड नागार्जुनी केव्स नियर टू बारबार केव्स इन बिहार. बिहार में जो है, बिहार में बारबार केव्स है, वन ऑफ द अर्लीस्ट केव्स माना जाता है. और वहां पे भी नागार्जुनी केव्स या नागार्जुन कोंडा केव्स माना जाता है. तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं. नागार्जुन कोंडा इज अ डिफरेंट. चलिए नागार्जुना जो है क्या है नागार्जुना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नागार्जुना. तो मीन्स अ नेचर ऑफ इट्स ओन, इंट्रिंसिक डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी देखने को मिलती है. यहाँ पर नेचर ऑफ इट्स ओन, इसका खुद का स्वभाव है. इट नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एनी कॉजेस, इसका कोई कारक नहीं है कि जिसके वजह से ये तैयार हो गया है. तो कारक कारण का कोई लेना देना नहीं है. इंडिपेंडेंसी आ गई है. नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, किसी पर डिपेंड नहीं है. दैट मीन्स इट इज अ इंडिपेंडेंट अनटू इटसेल्फ, है ना. तो ये अनटू इटसेल्फ के जो एंटिटी होते हैं, इट्स कॉल्ड एज अ नागार्जुना. नागार्जुना वाज बीइंग देयर इन सेकंड सेंचुरी of Indian history. He was considered as a founder of a Madhyamika school of Buddhism. This Madhyamika school related with the Mahayana Buddhism. Madhyamika was a center philosophy of Buddha. बुद्धा ने जब पहला जो सारनाथ में स्पीच दिया था, उस वक्त ये मध्यम मार्ग ही बताया था, मिडल पाथ. ये मध्यम मार्ग जो है, it was being then made into the school by the Nagarjuna. And the focal element, thematic focal element of this Madhyamika school was Shunyata. Shunyata means emptiness. Yeah. Nagarjuna preached that the Shunyata is a means for a nirvana. Obviously, having no attachment to anything. है ना, कुछ अटैचमेंट नहीं, कुछ नहीं, दैट इज एम्प्टीनेस, है ना. तो ऐसा नागार्जुना ने एक जो है स्कूल बनाया. काफी कुछ उस वक्त का सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल में माना जाता है माध्यमिक स्कूल. he also developed the philosophy of prajna paramita. prajna paramita. prajna means pragya, wisdom, perfection of a wisdom. ये जो है सुत्ता, ये सुत्ता भी जो है इसकी फिलोसॉफी बनाई है. परफेक्शन ऑफ विजडम, इसकी फिलोसॉफी बनाई, बड़ी इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी है बुद्धिज्म की, ये डेवलप की है. He also being a great आयुर्वेदा मास्टर, ग्रेट आयुर्वेदा मास्टर थे, इसलिए उन्होंने काफी कुछ जो है लिखा है. ऑन द रसायना. रसायना मीन्स ऐसा कुछ लिक्विड जिसके वजह से लाइफ जो है ये जो है हेल्दी रहेंगी और एक्सटेंडेड रहेंगी. साथ में ही वाज आल्सो बीइंग कंपाइल्ड वन एंथोलॉजी, एक कविता संग्रह जो है वो भी उन्होंने लिखा, सूत्र सम्मुखाया. ये जो है ये भी उन्होंने लिखा है. तो नागार्जुन कोंडा का जो है इंपॉर्टेंस जो है नागार्जुना के कॉन्टेक्स्ट में काफी दिखता है. नागार्जुना वाज बीइंग मेकिंग दिस वन ऑफ द ग्रेट सिंगर इन द साउथ. साउथ में एक अच्छा सेंटर बनाया हमें देखने को मिलता है. ठीक है, अभी देखेंगे हम कि ये जो साउथ में है ये कैसे फ्लोरिश हो. ऐसा देखने को मिलता है कि इन सदर्न एरिया एक्चुअली द रूलर वाज नॉट अ बुद्धिस्ट रूलर. हमें एंशिएंट इंडिया में देखने को मिलता है कि अशोका, बिकॉज ऑफ द मौर्यन किंग अशोका, बुद्धिज्म वाज बीइंग फ्लोरिश थ्रू आउट द इंडिया. चलो वो बुद्धिस्ट थे ये मान लिए कि इसीलिए बुद्ध का प्रचार किया. बट व्हाट अबाउट द हर्षा, हमने देखा है हर्षा, है ना, हर्षा और कन्नौज में जो कुछ किया है तो कोई लेना देना नहीं है.
अभी वैसा ही हम साउथ में देखते हैं. सी हाउ द principle, the great cultural core of India had been practiced in the ancient India called as a सर्व धर्म समभावा. तो यहाँ पे भी हमें देखते हैं नागार्जुन कोंडा का जो बुद्धिस्ट सेंटर बना, फ्लोरिश हुआ, इट वॉज बीइंग फ्लोरिश बाय द, है ना, one of the great dynasty during the time called as the Ikshwaku dynasty. It made the center in the 3rd century AD. See, the first king, the founder of Ikshwaku dynasty was Chamtamula, but Chamtamula was a follower of a Hindu god war called the Kartikeya, and he was practiced and performed the Vedic rituals, Vedic rites. यानी हिंदू जो है वो रिलीजन का राजा था. बट हिज सिस्टर, देखिए फैमिली कैसी डेमोक्रेटिक है, बट हिज सिस्टर चमसत्री, है ना, शी वॉज बीइंग propagating Buddhism. She was being much more influenced by the Buddhism and therefore made many stupas and very marvelous monuments in the area. तो इससे क्या नजर आता है कि जो नागार्जुन कोंडा है, देखिए काफी मार्वलस जो है आर्किटेक्चर हम नागार्जुन कोंडा में देखते हैं. देखिए दोनों, एक तरफ से हमें जो है स्तूपा देखने को मिलता है ना, स्तूपा, मोस्ट स्तूपा हैड अ व्हील शेप प्लान है, गोल गोल जो है वो प्लान है. अराउंड मोर देन 30 बुद्धिस्ट एस्टेब्लिशमेंट मेड बाय, है ना, दिस डिनेस्टी. तो इसका कंट्रीब्यूशन हमें ये देखने को मिलता है कि irrespective of called as a religion of a king, Buddhism had been consistently flourished in the ancient India. एक और एक बड़ा एविडेंस, इंपॉर्टेंट एविडेंस है, केसानपल्ली इंस्क्रिप्शन है. केसानपल्ली इंस्क्रिप्शन जो है, एक केसानपल्ली इंस्क्रिप्शन इज ये जो है ये बुद्ध स्तूपा है, बुद्ध स्तूपा के पिलर है, वहां पे पिलर में ये केसानपल्ली इंस्क्रिप्शन है. वहां लिखा गया है कि फाउंडर ऑफ इक्ष्वाकु डिनेस्टी वाज चामतामुला. अब वो लिखा गया, इसका मतलब ये जो स्तूपा, इसको जो है चैरिटी की होंगी राजा ने, और राजा के 13वें साल में जो है ये बनाया गया, ऐसा लिखा है. तो हमें ये इट गिविंग एविडेंस दैट कि irrespective of a religion of Ikshwaku, है ना, dynasty, it is being consistently giving donations for the propagation of Buddhism. बुद्धिज्म के प्रोपोगेशन के लिए consistently इन्होंने हेल्प की, हमें देखने को मिलता है ना. तो यहाँ पे जो है बुद्धिज्म जो है साउथ में, ये हिंदू किंगडम ने प्रचार और प्रसार किया है. दो दी प्रचारक जो थे वो बुद्धिस्ट थे, है ना, नागार्जुना वॉज बीइंग मध्यमकाल स्कूल फाउंडर, लेकिन जो सपोर्टर थे, पैट्रोनेज जो था, वो हिंदू किंग ने. तो देखिए नागार्जुन कोंडा में जो बुद्धिस्ट रिमेन्स है वो क्या है, तो पहले हमें ध्यान में आता है कि बुद्धा लार्जली रिप्रेजेंट बाय द सिंबल्स. व्हील है, फीट है, कॉलम ऑफ फायर है, थ्रोन विथ स्वास्तिका है. देखिए स्वास्तिका का एक देखिए देखने को मिलता है. आज हम ये इट इज सीम्स टू बी अ सिंबल ऑफ जैना एंड हिंदूज, जिसमें देखने को मिलता है, लेकिन उस वक्त ये जो था इट वाज अ सिंबल ऑफ बुद्धिज्म, है ना. बाद में जो है मूर्तियां बनी, पहले कुछ स्कल्पचर्स थे, बाद में मूर्तियां बनी, जातका स्टोरीज भी यहाँ पे डिपिक्ट की गई है. यानी जो बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म सिंबॉलिक लेवल पर चलता था. दो मायना वॉज बीइंग सेंटर, मूर्ति दिखती है लेकिन साथ में सिंबल भी हमें यहाँ पे नजर आते हैं, है ना. कि नागार्जुन कोंडा का जो है बुद्धिस्ट कल्चर था, एक्टिविटीज थी, इट वाज वन ऑफ द कॉस्मोपॉलिटन, इट वाज अ ग्रेट सेंटर वेयर द पीपल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस केम हियर, बहुत सारे जगह से आते थे. तो कॉस्मोपॉलिटन नेचर था ये जो
यहाँ पे देखिए इंस्क्रिप्शन के कॉन्टेक्स्ट में हमें ध्यान में आता है, ये इंस्क्रिप्शन पर ये लिखा गया, इंस्क्रिप्शन इन जनरल प्राकृत या संस्कृत या दोनों लैंग्वेज में लिखा जाता था, बट देयर इज अ वन पर्टिकुलर स्क्रिप्ट कॉल्ड एज अ ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है ये लिखी जाती थी। इंस्क्रिप्शन दोनों से रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, शैविज्म से रिलेटेड है ना, दोनों से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए कि ऐसे कॉस्मोपॉलिटियन ये था, तो एक इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि मॉन्क्स जो है पढ़ने के लिए यहाँ पे आए थे, कश्मीर से आए थे, पेशावर गंधारा से आए थे, योनाना यानी ग्रीक साइड से आए थे, वनवासा यानी नॉर्थ कन्नड़ा साइड से आए थे, एंड तंबापा निदिपा मतलब श्रीलंका से आए थे, यानी अलग अलग एरिया से यहाँ पे आए थे, ये पता चलता है। यानी inscription is a one of the evidence how these places are being important enough to make India as an integrated entity। कोई रीजनलिज्म नहीं था, कुछ नहीं था, यहाँ पे रीजनल इंटीग्रिटी हमें ध्यान में आती है। यदि जगह जगह से लोग आते थे तो ऑब्वियसली आदान प्रदान होता होगा, कल्चर का आदान प्रदान होता होगा, और काफी डेमोक्रेटिक, काफी हेल्दी लेवल पर डिलिब्रेशन डिस्कशंस होते होंगे, और इसी वजह से ये ग्रेट सेंटर्स बन पाए। और एक नागार्जुन को एक रोमन लिंक है, दैट मीन्स ड्यूरिंग द टाइम इट माइट हैव अ ट्रेड रिलेशंस विद द रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर्स के साथ ट्रेड रिलेशंस हो सकते हैं। देखिए कॉइन्स दिखती है और एक एम्फीथिएटर दिखता है और एक स्कल्पचर दिखता है। देखिए कॉइन्स जो है, ये कॉइन्स विद द हेड ऑफ द टिबेरियस एंड वन फुल फॉर्म ऑफ स्टैचू ऑफ पुस्टिनादल एल्डर, दो किंग और क्वीन, इसके बारे में हमें यहाँ पे कॉइन्स दिखती है, यानी ट्रेड हुआ होगा, व्यापार हुआ होगा। साथ में रोमन का इन्फ्लुएंस रहा, रोमन जो है कल्चर उसका इन्फ्लुएंस रहा, वो है यानी एक एम्फीथिएटर, यानी ग्रीक एरिया में, रोमन एरिया में हमें देखते हैं कि रोमन एरिया में बीच में ऐसा एक वेल टाइप का होता है और स्टेप्स होती है, वहां जो है दर्शक लोग बैठते हैं, है ना, स्पेक्टेटर्स बैठते हैं, और नीचे में ड्रामा या कोई कल्चरल एक्टिविटी चलती होंगी। देखिए उस टाइप का, ये देखिए ध्यान में आता है हमें, उस टाइप का ही जो है एम्फीथिएटर बना है। एक स्कल्पचर है स्तूपा के इसमें मिला है नागार्जुन कोंडा में, उस स्कल्पचर पर डायनोसस जो है, डायनोसस गॉड की जो है प्रतिमा निकाली गई है। दिस डायनोसस गॉड इज अ गॉड ऑफ अ वाइन, है ना, वाइन की जो है वो गॉड है, रोमन गॉड है, रोमन गॉड का डिपिक्शन यहाँ हुआ है। इट रिफ्लेक्ट्स दैट देयर माइट बी अ स्ट्रॉन्ग लिंक्स, ट्रेड के साथ कल्चरल लिंक भी होती थी, आदान प्रदान हुआ है। See how the exchanges of culture had been happened, and because of this, the Nagarjunkonda place had been flourished during the ancient times. तो exchange कितना important है, cultural exchange, इससे काफी कुछ चेंज आता है, काफी कुछ बदलाव आता है। कोई भी जो है सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट जो है, जितना फ्री वे से एक्सचेंज होगा उतना ही डेवलपमेंट होगा, ये यहाँ पे हमें ध्यान में आता है ना। अननोन प्लेस है, ज्यादा मैप पर ज्यादा लोकेटेड नहीं है, है ना। ये सन्नति जो प्लेस है, इट वाज ऑन द बैंक ऑफ भीमा रिवर ऑन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में कुछ रिमेन्स यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इट माइट बी अ बुद्धिस्ट सेंटर फ्रॉम द 1st century BC to 3rd century AD, इसके दरमियान ये रहा गया है। रिमेन्स मिले, साइट ऑफ स्तूपा एंड अदर आर्किटेक्चरल रेलिक्स ऑफ द सातवाहना टाइम्स। Some claims अभी चल रहा है उसका, some claims that it was a site where the Ashoka might be died on his second sojourn to south। लेकिन हम इन जनरल देखते हैं कि भाई अशोका का जो डेथ हुआ है वो पाटलिपुत्रा में हुआ था। लेकिन अभी क्लेम्स है, सन्नति है, इसलिए बुद्धिस्ट जो है सातवाहना के टाइम्स में जो है बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस रहा होगा, काफी रिमेन्स मिले हैं, बड़े मार्वलस लेवल पर यहाँ पे स्तूपा होगा, काफी बड़ा पैमाने पर होगा। इसके जस्ट from the Sannati, there is a one place called as a कनगाहल्ली। कनगाहल्ली जो है ये भी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में है, ऑन अ भीमा रिवर, बैंक ऑफ भीमा रिवर। यहाँ पे भी हमें देखने को मिलते हैं
देखिए महास्तूपा रिमेन्स, यह है महास्तूपा रिमेन्स, है ना, यह है महास्तूपा रिमेन्स, हमें देखने को अशोक चक्रा जो है वो ध्यान में आता है। यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट्स भी यहाँ पे मिलते हैं, और जो है अमरावती जो आर्ट है उसका छाप पड़ी दिखती है। ये देखिए एक स्कल्पचर है, ये देखिए ये स्कल्पचर है। इस स्कल्पचर में जो है अशोका अपनी क्वीन जो है, सेकंड क्वीन जो है, वो सेकंड क्वीन के साथ जो है यहाँ पे डिपिक्ट हुआ दिखता है, स्कल्पचर है। साथ में एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट है यहाँ पे लिखी गई है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है कि हु वाज अशोका, तो यहाँ पे अशोका का ये लिखा है राया अशोका, यानी अशोका का नाम यहाँ पे लिखा है अशोक राजा। देवानेमी पिया ऐसा लिखा नहीं है, या पिया दासी ऐसा लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखा है राया अशोका। यानी इसी वजह से इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे है कि ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है इसमें यहाँ पे अशोका का नाम, पर्सनल नाम लिखा गया है। क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस, है ना। प्रोबेबल क्वेश्चंस में पहला हम प्रीलिम के बारे में देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, which dynasty flourished architectures at नागार्जुनकोंडा, किस डिनेस्टी के वक्त या किस डिनेस्टी ने या नागार्जुनकोंडा को बनाया है। एक सातवाहना, दूसरा राष्ट्रकूटा, तीसरा चालुक्य, और चौथा जो है ये इक्ष्वाकु। ये हमें देखने को मिलता है। आपको आंसर मालूम है, डेफिनेटली आपने वीडियो बेहतरीन तरीके से देखा, समझा, है ना, काफी ड्रिलिंग किया होगा आपने, वीडियो बार बार देखा होगा, समझ लिया होगा, है ना। तो इसी वजह से इसका आंसर आपको पक्का है, कोई बताने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ ये इसलिए दे रहा हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, उसका आंसर बताने की जरूरत नहीं। भैया आप एस्पायरेंट्स है, आई नो यू आर टू मच सीरियस इनफ अबाउट योर करियर, आप पक्का आपके करियर के बारे में काफी सीरियस है, मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि टाइम पास वाला जो है ये धंधे नहीं करता, वो तो सिर्फ दिखावा करता है। आप सीरियस हो, इसी वजह से मुझे इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं, आंसर वीडियो में आ चुका है ना, आपने वो ध्यान से देखा होगा। सो आई होप यू गॉट। देख लेते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, थोड़ा फैक्चुअल है, और फैक्ट्स के साथ साथ कैसे कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स आ सकते हैं। देखिए, विथ रिगार्ड टू द आर्ट एंड कल्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस और सेंटेंसेस इज और आर करेक्ट। मल्टीपल है, यानी कोड रहेंगे यहाँ पे। पहला, महिष्मती वाज द कैपिटल ऑफ अवंती, वन ऑफ द महाजनपदास। दो कॉम्बिनेशन में बताया, यानी महिष्मती जो है अवंती की कैपिटल और अवंती महाजनपदास, ये हम देखने को मिलता है। एक दूसरा, स्कल्पचर ऑफ अशोका विद क्वीन फाउंड एट कनंगल्ली। कनंगल्ली में ऐसा कुछ स्कल्पचर मिला है, फैक्चुअल एलिमेंट है लेकिन कल्चर और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। तीसरा, स्वास्तिका प्रिंट्स फाउंड इन नागार्जुनकोंडा रिप्रेजेंटेड बुद्धा सिंबॉलिकली। बुद्धा को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, विहारा को करते हैं, ऐसा करते क्या नहीं, तो बुद्धा को करते हैं, क्या करते हैं आपको पता होगा। फैक्सियन नोटेड दैट हिनायना फॉलोड इन द टू मॉनेस्टरीज ऑफ द कनौज। कनौज के जो है टू मॉनेस्ट्री में क्या है, हिनायना फॉलो होता था। आंसर आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं कोड यहाँ पे दे रहा हूं। करेक्ट कोड्स देखिए, है ना, पहला है 1 and 4 ओनली, दूसरा है 1 2 3, तीसरा है ओनली 3, और चौथा है 1 2 3 4 ऑल ऑफ दैट, है ना। आंसर आपको मालूम है। नेक्स्ट बारे में करते हैं, मेंस में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है। तो देखिए मेंस में हमें पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ नागार्जुनकोंडा, क्योंकि नागार्जुनकोंडा इज अ मार्वल इन एंशिएंट हिस्ट्री, और उसकी छाप काफी गिरी है, वहां पे बुद्धिस्ट फिलोसॉफी भी डेवलप हो गई है, इसलिए वहां का आर्किटेक्चरल मार्वल है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन एकदम प्लेन क्वेश्चन आ सकता है, आपको सिर्फ उसके इल्यूस्ट्रेशन देना है ना, एक 150 अराउंड आ सकता है। दूसरा, एक थोड़ा सा अलग टाइप का, कोसंबी हैड अ लार्ज कंट्रीब्यूशन इन बुद्धिज्म ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स। तो हमें एग्जांपल देनी है कैसे कोसंबी का कंट्रीब्यूशन है। तीसरा क्वेश्चन है, चाइनीज ट्रैवलर्स डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड्स मच कोरोबोरेशन ऑफ अ कंटेम्पररी पोजीशन ऑफ बुद्धिज्म इन अ मिड गंगेटिक बेसिन। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा है, एक्सप्लेन विद सुटेबल रेफरेंसेस। तो हमें मिड गंगेटिक बेसिन के जितने प्लेसेस है जहां पे ये मॉन्क्स गए थे,
वहां से ये बताना है कि उनके डॉक्यूमेंटेशन से कंटेम्पररी पोजीशन बुद्धिज्म की क्या है, कैसी थी, खत्म होते आई थी या अच्छी थी, क्या था, ये परिस्थिति बताना है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये प्रोबेबल क्वेश्चंस है ना। आई होप आपको ये वीडियो समझा होगा, है ना। इसमें जितना जो है कुछ फैक्ट्स जो है वो रखने की कोशिश किया, साथ में एनालिसिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो पैटर्न है सर्विसेज का, सिविल सर्विसेज का पर्टिकुलरली यूपीएससी और काफी स्टेट सर्विसेज का पैटर्न, ये बड़ा एनालिटिकल हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कंपटीशन का थ्रोट है। कॉन्टेक्स्ट में एक कुछ फैक्ट्स के साथ एनालिसिस भी हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। सो थैंक यू माय फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।